Rebirth of My Dream Angel, एपिसोड 11, बेंगलुरु, इंडिया। रूमी इस वक्त रोनित के साथ कॉलेज आई हुई थी। रोनित इसी कॉलेज में प्रोफेसर था और उसने खुद रूमी की एडमिशन में हेल्प करवाई थी। रूमी के एडमिशन के लिए उसे लेकर यहाँ पर आया था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद रूमी रोनित को देखकर बोली, भाई इधर बाहर ना एक लोकल मार्केट है, अच्छा खासा स्टॉल है, वहां पर मुझे कुछ सामान ले लेंगे। रोनित उसे देखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं रूमी, तुम ऐसे कहीं नहीं जाने वाली, तुम सीधे घर चलोगे बस। रूमी बनाते हुए बोली, भाई प्लीज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे, आप शॉपिंग के लिए मना कर रहे हैं मुझे प्लीज। बोलते हुए वो अपने लवेंडर ब्लू आंखों से रोनित को देख रही थी। रोनित ज्यादा देर रूमी की आंखों को रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ चलो, आप मेरा सामान पकड़ लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। रोनित गहरी सांस लेकर बोला, पागल लड़की। बोलकर वो भी उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों लोकल मार्केट में थे। वहीं दूसरी तरफ कविश अभी भी हॉस्पिटल में था। उसके वार्ड का दरवाजा खुला और श्लोक अंदर आया। कविश उसे देखकर बोला, कहां पर थे तुम, मैं तुम्हें वो अभी बोल रहा था कि। तभी उसके नजर सीधे श्लोक के पीछे आ रहे खान साहब की तरफ चली गई। वो हैरानी से बोला, खान साहब आप यहाँ पर? सी श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, यस खान साहब स्पेशल हैं, तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं नवाब साहब। खान साहब एक नजर श्लोक को देखकर बोले, वैसे तो तहजीब की उम्मीद हमें तुमसे है नहीं, पर फिर भी काफी इज्जत से बात कर रहे हो, अच्छी बात है। बोलकर वो अंदर चले आए। श्लोक धीरे से बोला, इज्जत तो देनी पड़ती है ना, अगर इज्जत दी नहीं आपका दिमाग खराब हो गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। बोलते हुए उसकी नजर खान साहब के ऊपर ही थी। कविश कुछ पल रुककर बोला, कितने सालों बाद मिल रहा है ना खान साहब। उसकी बात का खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वही स्कूल पर बैठे और कविश को देखकर बोले, अपनी बेटी की मौत के बाद कैसा लग रहा है? कविश कुछ पल रुक कर बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको अपनी जिंदा बेटी को मार कर लगा। खान साहब धीरे से बोले, पछतावा नहीं हुआ था, मुझे और तुम्हें पछतावा है, तुम्हारी और हमारी सिचुएशन बहुत अलग है, फर्क है। कविश, तुम अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने खुद अपनी बेटी को अपनी जिंदगी से दफा कर दिया। वो कमजोर है, हमारी बेटी होने के काबिल नहीं रही, उसने साबित किया कि वो तवायफ का खून है। कविश कुछ पल रुक कर बोला, तो क्या समझूं मैं कि आपको अपनी बेटी से नफरत है? खान साहब कुछ पल रुक कर बोले, बिल्कुल नहीं, वो शहजादी है हमारी, नफरत नहीं कर सकते उससे, पर अब उसे अपनी बेटी की नजर से देखना भी नहीं चाहते। दिल दुखाया उसने हमारा, बस जिससे वो प्यार करती है, उस इंसान ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, तो कुछ बचा नहीं है हमारे बीच। खान साहब की बात सुन कविश ने एक नजर श्लोक को देखा और फिर वो वापस खान साहब को देखने लगा। इधर रूमी और रोनित वो दोनों लोकल मार्केट में घूम रहे थे, बल्कि रूमी रोनित को घुमा रही थी। रूमी रोनित को देखकर बोली, भाई आप सीधे उसे कोने वाली दुकान पर जाओ, वहां पर ना बहुत अच्छे झुमके मिल रहे हैं और चूड़ियां मिल रही है। आपको रोनित बीच में बोला, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है रूमी, मैं कहां से कुछ लूंगा। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, मेरे लिए भाई मुझे बहुत सारी चीज लेनी है, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर चौहान साहब आपको पता चला तो वो डटेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही थी मैं। रोनित कुछ पल रुक कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वहां से दिखाऊंगा, तुम देख कर बताना तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, तुम्हारा साइज। वो अभी बोल नहीं रहा था कि तभी रूमी ने एक चूड़ी निकालकर उसके हाथ में रख दी। रोनित धीरे से बोला, कमाल है। बोलकर वो तुरंत उसे कोने वाली दुकान पर चला गया जहां पर चूड़ियां और इयररिंग्स मिलते थे, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड। इधर रूमी सीधे दूसरे स्टॉल पर चली गई जहां पर बालों की एक्सेसरीज मिल रही थी। उसके बाल लंबे थे और उसे अपने बालों में कुछ ना कुछ लगाना अच्छा लगता था, स्पेशल चांद वाले एक्सेसरीज, चांद से उसे एक अलग ही लगाव था। रूमी की नजर एक चांद पर गई, वो एक बड़ा सा चांद था जिसके साथ कुछ तारे भी लगे हुए थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये कितना खूबसूरत है। तभी वो दुकानदार बोला, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत आप है मोहतरमा, काफी प्यारा चेहरा है आपका। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, अंदाज है मुझे प्यार तो है, ये चांद तारे मुझे चाहिए। उसके बाद सुन दुकानदार मुस्कुराया और उसने वो एक्सेसरीज निकालकर रूमी के सामने रख दी। रूमी की नजर एक बार रोनित की तरफ गई जो उसे एक बैंगल्स का सेट दिखा रहा था।
रूमी ने मुस्कुराते हुए थम तक का इशारा किया। उसकी हरकत पर रोनित मुस्कुरा दिया। रूमी की वजह से रोनित काफी खुश रहता था। उसका छोटा मोटा बचपन रोनित को अच्छा लगता था। वो उसके लिए उसकी छोटी बहन जैसी थी जिसके लिए कुछ भी कर सकता था। रूमी एक नजर रोनित को देखकर वापस सामने मुड़ी। वो उस चांद वाली एसेसरी का प्राइस पूछने वाले थे कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से घुमा दिया। रूमी ने एकदम से अपने सामने देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। वो बिना किसी भाव के रूमी को देख रहा था। रूमी हैरानी से बोली, मेरा हाथ। वो अभी बोल रही थी कि तभी उस आदमी ने एकदम से अपने पॉकेट से एक चाकू निकाला और वो चाकू सीधे रूमी के पेट में घुसा दिया। रूमी की आंखें एकदम से फैल गई। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके पेट से खून बहता हुआ नीचे चला जा रहा था। उस आदमी ने उसके पेट के अंदर ही चाकू जोर से मरोड़ा। रूमी एक बार जोर से चिल्लाई जिस वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। इधर रोनित ने उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखा। वही उस आदमी ने झटके से रूमी को छोड़ा और वो तुरंत वहां से उसे भीड़ में कहीं गायब हो गया। सब रूमी को देख रहे थे। धीरे धीरे लोगों ने भीड़ लगनी शुरू कर दी थी। इधर रूमी अपने पेट पर हाथ रखा और अगली पल वो नीचे गिर गई। रोनित चिल्लाकर बोला, रूमी, बोलते हुए तुरंत भागकर रूमी के पास आया। रोनित वहीं सड़क पर बैठकर बोला, रूमी, आंखें नहीं बंद करनी है, ओके, प्लीज आंखें खोल कर रखो। उसकी बात सुन रूमी ने धीरे से रोनित की तरफ देखा। उसके लवेंडर ब्लू आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। इधर रोनित लाचारी से उसे देख रहा था। रोने की नजर एक बार रूमी के पेट की तरफ गई। उसके पेट से खून बह रहा था। रोनित ने बिना एक पल गवाए रूमी को अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद रोनित रूमी को हॉस्पिटल लेकर आ चुका था। इस बीच उसने आरुष को कॉल करके इन्फॉर्म कर गया था क्योंकि अद्रित को कॉल करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इस वक्त रूमी ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर ने एक बार उसके पल्स चेक की थी और वो उसे सीधे ओटी में ले गए थे। रोनित को पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके कपड़े पर खून ही खून लगा हुआ था और वो रूमी का खून था। उसका खून जिसके साथ वो थोड़ी देर पहले खुशी खुशी लोकल मार्केट में घूम रहा था। रोनित एक तरफ खड़ा था और वो चुपचाप सामने देख रहा था। तभी अचानक सीधे उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। रोनित का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अभी भी कोई हरकत नहीं की थी क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसके सामने खड़ा कौन था। सामने अद्रित चिल्लाकर बोला, हिम्मत कैसी हुई तेरी, मेरी माशूका को ऐसे अकेला छोड़ने की? रोनित धीरे से बोला, आई एम सॉरी। अद्रित उसका कॉलर पकड़कर बोला, व्हाट सॉरी, जिम्मेदारी लेकर गया था ना तू उसकी। रोनित बनर्जी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। ये ख्याल रखा कौन था? रोनित एकदम से उसे देखकर बोला, मुझे नहीं पता, मैं दूसरी शॉप पर था, रूमी के लिए कुछ देख रहा था। उसने मुझसे बोला था, मुझे नहीं पता कि कौन था। जब तक मैं उसके पास पहुंचे तब तक वो जा चुका था। उसने चाकू से अटैक किया, मुझे पता है, पर वो बोल नहीं रहा था कि तभी अद्रित झटके से उसे छोड़कर बोला, साबित कर दिया ना बैनर्जी कि मैं मेरी माशूका की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकता। रोनित धीरे से बोला, अद्रित, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि कौन है। अद्रित बीच में बोला, चुप, बिल्कुल चुप। इस वक्त अद्रित की आंखें इतनी लाल थी कि कोई भी उसे देखता तो डर जाए, पर रोनित जानता था कि अद्रित के इस गुस्से के पीछे उसकी हालत क्या हो रही थी। उसकी माशूका जिसे उसने हमेशा से संभाल कर रखा, कभी कुछ नहीं होने दिया, आज वो हॉस्पिटल बेड पर थी। वो भी दूसरी बार, पहले उसे सोफिया की वजह से और आज पता नहीं किसकी वजह से। अब तक वहां पर आरुष भी आ चुका था। बाकी सब लोग वहां पर नहीं थे। वहां पर सिर्फ वही तीन थे और कोई नहीं था, बस वही थे और अद्रित चुपचाप ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद लाइट ऑफ हुई और फिर दरवाजा खुला। एक फीमेल डॉक्टर बाहर आई। अद्रित डॉक्टर के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी आरुष बोला, व्हाट हैपन डॉक्टर, इज समथिंग? डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोली, आई एम सॉरी। ये सुनते अद्रित ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, आई एम सॉरी, पर पेशेंट ठीक है, पर मिसकराज हो चुका है। डॉक्टर की इतना कहते ही अद्रित, रोनित और आरुष, उन तीनों के नजरें डॉक्टर की तरफ चली गई। बेंगलुरु, इंडिया, रात का वक्त। हॉस्पिटल में रूमी इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसे कल सुबह तक ही होश आना था।
वही अधृत उसके पास ही बैठा हुआ था। वो स्टूल पर बैठा चुपचाप रूमी के चेहरे को देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर खून ही नहीं था, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। रूमी का स्पेशली मिस्कराज की वजह से उसका खून हद से ज्यादा निकल चुका था। उसे ऑलरेडी 2 से 3 बोतल खून चढ़ा था। उसके बाद जाकर के वो थोड़ी नॉर्मल हुई थी। पूरे वार्ड में बिल्कुल शांति थी। अधृत चुपचाप अपनी हल्की लाल आंखों से रूमी के चेहरे की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था बता पाना मुश्किल था। अधृत ने धीरे से रूमी का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ पल रुक कर बोला, कमल है ना माशूका। लास्ट 3 महीने में दूसरी बार हॉस्पिटल बेड पर आ चुकी हो तुम। डर नहीं लगता तुम्हें कि मैं इस बात के लिए भी तुमसे नाराज हो सकता हूं? बोलते हुए उसने रूमी की उंगलियों पर हल्की हल्की किस की और फिर वापस उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ सोचते हुए अधृत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे सुबह की बात याद आने लगे। फ्लैशबैक। डॉक्टर की बात सुनने के बाद रोनित, अधृत और आरुष उन तीनों के पास से बोलने के लिए कुछ नहीं था। रोनित और आरुष की नजरें डॉक्टर से होते हुए अधृत की तरफ चली गई, जो बिना किसी भाव के डॉक्टर को देख रहा था। अधृत अचानक से बोला, मिसकैरेज। डॉक्टर उसे देखकर बोली, आप उनके बॉयफ्रेंड हैं या हस्बैंड? अधृत गहरी सांस लेकर बोला, दोनों में से कुछ नहीं, मंगेतर हूं मैं उसका फियांसे। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोली, पेशेंट 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, शायद उन्हें पता नहीं चला क्योंकि ऑलरेडी अर्ली स्टेज था। मोस्टली 2.5-3 महीने के आसपास ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है और आई थिंक पेशेंट ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि उनकी पीरियड्स मिस हो रहे थे और मिसकैरेज, शी इज 2 मंथ्स प्रेग्नेंट। ये सुनते ही अधृत ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वही रोनित एकदम से बेंच पर बैठ गया। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि आज उसकी वजह से अधृत और रूमी ने अपना बच्चा खो दिया था। काश रूमी को लोकल मार्केट में लेकर नहीं जाता, काश उसने रूमी को अकेला ना छोड़ा होता। आरुष अचानक से बोली, डॉक्टर वो सब तो ठीक है लेकिन रूमी ठीक है ना? बच्चा गया तो गया पर रूमी वो कैसी है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, खतरे से बाहर है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका था एवं मिसकैरेज की वजह से ज्यादा असर पड़ा, फिलहाल टेंशन की बात नहीं है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। थोड़ी देर में रूमी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई। अधृत अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और वो चुपचाप वही देख रहा था जहां थोड़ी देर पहले अभी डॉक्टर खड़ी थी। रोनित धीरे से बोला, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, मुझे उसे वहां पर जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं माननी चाहिए थी, उसके बाद मैंने क्यों उसकी बात पूरी की? बोलते हुए उसने बेंच पर एक मुक्का मारा। आरुष उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, रोनित भाई आपकी गलती नहीं है, इट्स ओके। ये किसी के भी हाथ में नहीं था और रूमी को नहीं पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये सुनते ही रोनित एकदम से उसे देखा। आरुष गहरी सांस लेकर बोली, भाई जब उसे अभी नहीं पता तो उसे होश में आने के बाद में बताने की क्या जरूरत है कि वो प्रेग्नेंट थी? उसका मिसकराज हुआ है, जरूरी है उसे इन चीजों के बारे में जानने की? रोनित धीरे से बोली, पर अधृत बोलते हुए उसने एकदम से अधृत को देखा। अधृत बिना किसी भाव के बोला, प्रेगनेंसी, बच्चा, मिसकैरेज, इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर मेरी माशूका के सामने किसी की भी मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर वो बिना किसी की तरफ देखे सीधे वहां से निकल गया। अधृत सीधे डॉक्टर के केबिन में गया और चेयर पर बैठकर बोला, डॉक्टर जो बात तुमने सबके सामने नहीं बोली वो मेरे सामने बोलो, सीधे सीधे मुंह खोलो। डॉक्टर हैरानी से बोली, मिस्टर चौहान ये कौन सा? वो अभी बोली रही थी कि तभी अधृत ने अपनी बंदूक निकालकर सीधे टेबल पर रख दी। डॉक्टर ने एक नजर उसकी बंदूक को देखी और उसने हैरानी से अधृत को देखा। अधृत बिना किसी भाव के बोला, जो सबके सामने नहीं बोला मुझे वो सुनना है, बिना किसी बकवास के। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोली, पेशेंट का काफी हैवी ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से चांसेस थे कि कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता था। डॉक्टर की बात सुन अधृत ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, पर उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला। डॉक्टर धीरे से बोली, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारी सिचुएशन मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन पेट पर चाकू से वार किया गया था और वार ही नहीं किया गया था, अंदर चाकू को घुमाया गया था, वो भी बहुत ब्रूटली। डॉक्टर की बात सुन अधृत ने एक गहरी सांस ली और उसने सर झुका लिया। उसने अपने दोनों हाथ गर्दन पर रखे और फिर सर झुकाए हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर हैरानी से अधृत को देख रही थी, जिस तरीके से अधृत रिएक्शंस दे रहा था।
ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने गुस्से को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, यूट्रस थोड़ा सा डैमेज हुआ है, मिसकराज का असर है। और वो अभी बोली थी कि तभी अद्रित एकदम से खड़ा हुआ और उसने अपनी बगल वाली चेयर को एक लात मारी। वो चेयर एकदम से गिर गई और वही डॉक्टर चिल्लाते हुए खड़ी हो गई। अद्रित अपनी बंदूक उठाकर बोला, अगर एक बार फिर से चिल्लाई ना तो यही ठोक दूंगा। डॉक्टर चेयर पर बैठकर बोली, मिस्टर चौहान जस्ट रिलैक्स, पहले मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज। अद्रित अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो डॉक्टर के बोलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर जल्दी से बोली, बहुत ही ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है, वो सेफ है। ब्लड लॉस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वीकनेस रहेगी, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो घर पर अगर बेड रेस्ट पर रहेगी, अच्छे से खाना पीना लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, यूट्रस थोड़ा सा डैमेज हुआ है, हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था मिसकैरेज की वजह से, वो भी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा और वो दोबारा कंज्यूम भी कर सकती है, बस 1 साल बाद। और अद्रित बीच में ही बोला, बच्चे के अलावा कोई और बात है? डॉक्टर धीरे से बोली, नहीं, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक है। अद्रित बिना किसी भाव के बोला, जो बातें यहाँ पर बोली है वो बातें मेरी माशूका के सामने, यानी कि जिसे तुम पेशेंट बोली रही थी, उसके सामने नहीं निकालनी चाहिए। उसके बाद सुन, डॉक्टर जल्दी से बोली, ओके, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अद्रित ने कुछ पल उसे देखा और वो गुस्से में वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड अद्रित ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने वापस रूमी के चेहरे की तरफ देखा, कहाँ वो सुकून से सो रही थी, नींद में थी। उसे ये नहीं पता था कि उसके जिंदगी में कितना कुछ हो चुका था, एक खुशी जो उसकी जिंदगी के पास आते आते रह चुकी थी और वापस जा चुकी थी। अद्रित के नजरें रूमी के चेहरे से होते हुए उसके पेट की तरफ चली गई। रूमी ने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था, उसके पेट पर पट्टी भी लगी हुई थी। अद्रित धीरे से बोला, सुना था कि बदले में खानदान, इश्क, खून, प्यार सब कुर्बान हो जाते हैं, देख भी लिया। अद्रित चौहान के इश्क की पहली निशानी कुर्बान हो गई, इसका हिसाब भी लिया जाएगा। जितना इश्क अद्रित चौहान को अपनी माशूका से है, उतना इश्क अद्रित चौहान को अपने अंश से भी था, और शायद होता, पर अगर तुम कुर्बान हुए हो तो वादा है। इतना बोलकर एकदम से रुका। अद्रित ने अपना दूसरा हाथ रूमी के पेट पर धीरे से रखा, वो उस पर हल्का सा भी प्रेशर नहीं दे रहा था। अद्रित बिना किसी भाव के बोला, ये वादा है मेरा, तुम्हारी मौत का बदला तुम्हारा बाप लेगा। अद्रित चौहान अपने बच्चों की कुर्बानी का हिसाब जरूर लेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई जज्बात, कोई दया भाव कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक ही एहसास नजर आ रहा था, और वो था बदले की, अपने के जुनूनियत की। अब तक तो बात सिर्फ और सिर्फ माँ बाप तक थी, अब बात खुद की औलाद तक आ गई थी। अद्रित बोलने वाला नहीं था, ना वो किसी से जताने वाला था, पैर दर्द तो उसे भी हुआ था। बच्चा अनएक्सपेक्टेड था, उसने सोचा नहीं था, पर बच्चा और खून तो उसी का था। अद्रित एक बार वापस रूमी के चेहरे की तरफ देखा, वो खड़ा हुआ और फिर हल्का सा झुककर उसने रूमी के माथे पर अपने होंठ टिका लिए। थोड़ी देर बाद वो रूमी को छोड़कर बाहर चला गया। अगली सुबह रूमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में एक तेज दर्द की लहर उठ गई हो। उसके पेन किलर का असर भी साथ ही खत्म हो रहा था। उसका सर से लेकर के पैर तक सब कुछ दर्द हो रहा था, एस्पेशली पेट और लोअर बॉडी। वो दर्द की वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। रूमी धीरे से बोली, चौहान साहब। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी नज उसके पास आकर बोली, आप ठीक हो? रूमी उसे देखकर बोली, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। नर्स जल्दी से बोली, मैं आपको पेन किलर का इंजेक्शन देती हूँ। बोलकर वो वहीं पर कुछ करने लगी। रूमी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी और उसे दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। नर्स गहरी सांस लेकर बोली, अभी आप ठीक हो? एक बार मुझे देखो और बताओ सब ठीक है या नहीं। रूमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी लवेंडर ब्लू आंखों से नर्स को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, मैं ठीक हूँ। नर्स धीरे से बोली, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। ये सुनते ही रूमी के होठों पर हल्के से मुस्कान तैर गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे यहाँ पर कोई लेकर आया होगा ना? कोई तो। नर्स बीच में बोली, हाँ मिस्टर चौहान, मिस्टर अद्रित चौहान, आपके मंगेतर। वो थोड़ी देर पहले ही आपकी मेडिसिन्स लेने के लिए गए हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि आपके होश आने वाले, तो वो अभी आते ही होंगे। रूमी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके, वैसे मैं ठीक हूं ना? नर्स उसे देखकर बोली, आप ठीक हो? आपको चाकू से मारा गया था, ब्लड लॉस हुआ था,
एक्चुअली हैवी ब्लड लॉस और चाकू की वजह से नहीं बल्कि आपका मिस। तभी सामने से आवाज आए, माशूका। ये सुनते रूमी और उस नर्स की नजरें सीधे अद्रित की तरफ चली गई। अद्रित को देखते ही रूमी का चेहरा एकदम से खिल उठा। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, चौहान आई मीन अद्रित प्लीज। अद्रित बिना कुछ बोले रूमी के पास आ गया और उसने रूमी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रूमी जल्दी से बोली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना कि मैं लोकल मार्केट में गई थी और ये सब कुछ हो गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि। वो बोल ही रही थी कि तभी अद्रित ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। वो नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन उसकी नाराजगी का हिसाब घर पर होग, किसी तीसरे इंसान के सामने नहीं। ये उनके बीच का पर्सनल मैटर था। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त हॉस्पिटल में। कल सुबह रूमी डिस्चार्ज होने वाली थी। उसे आज रात और यहाँ पर रहना था, लेकिन रूमी बोर हो चुकी थी। सुबह से उसने अद्रित के अलावा किसी और को देखा ही नहीं था। वो खुद से बोली, कमाल है, किसी को मेरी याद नहीं आई। ऐसे तो सब मेरे पीछे पड़े रहते थे, ऋषभ को छोड़कर, पर अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। आरुष भी नहीं आया और रोनित भाई, उनका कुछ पता नहीं है। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। रूमी यही सारी चीज सोच रही थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला। रूमी की लवेंडर ब्लू आंखें सीधे अद्रित की सी ग्रीन आंखों से जा मिली, जो कि इस वक्त डॉक्टर के साथ अंदर आ रहा था। डॉक्टर रूमी को देखते हुए बोली, हेलो, कैसा फील कर रही हो अब तुम? रूमी धीरे से बोली, बेटर। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने एक नजर अद्रित को देखा और वो रूमी का चेकअप करने लगी। रूमी बार बार अद्रित को देख रही थी और वो डॉक्टर को भी नोटिस कर रही थी कि वो डॉक्टर काफी सतर्क नजरों से अद्रित को देख रही थी। रूमी मन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे चौहान साहब ने कोई ना कोई कांड जरूर की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने डॉक्टर को ही धमकी दिया? पर क्यों? वो ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी डॉक्टर उसे देखकर बोली, रूमी, अब तुम ठीक हो, कल सुबह तक तुम डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। और हाँ, घर जाकर अपना खास ध्यान रखना, बेड रेस्ट लेना, खाने पीने का ध्यान रखना, और अगर प्राइवेटली कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। रूमी को डॉक्टर की बात का मतलब अच्छे से समझ नहीं आया, बस उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लग रहा था कि शायद वो उसके पेट को लेकर के बोल रही थी, इसीलिए उसने डॉक्टर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना काम खत्म करने के बाद डॉक्टर तुरंत वहां से चली गई। अद्रित रूमी को देखते हुए बोला, माशूका, जो भी तुम्हें खाने को मिलेगा चुपचाप खाओगी और उसके बाद तुम्हें सोना है। रूमी उसका हाथ पकड़कर बोली, वो सब तो ठीक है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने डॉक्टर को किसी तरीके की धमकी दी है? अद्रित सार्कास्टिकली बोला, अगर दी है तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम जाकर के लोकल मार्केट में शॉपिंग करो और शॉपिंग करने के बाद अपनी ये हालत कर लो, राइट? मैं ऐसे डॉक्टर को धमकी देते रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? रूमी कुछ पल रुक कर बोली, मैंने सॉरी बोला था तो तुम नाराज हो? अद्रित बिना कुछ बोले रूमी के चेहरे पर हल्का सा झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है माशूका, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती में नजरअंदाज कर दूंगा? तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन सकती थी, तुम्हें आइडिया भी है इस चीज का? रूमी अपनी नजर झुकाते हुए बोली, सॉरी। अद्रित गहरी सांस लेकर बोला, माशूका, घर चलकर आराम से बात करेंगे, ओके? बोलकर उसने रूमी के माथे को अपने होठों से छू लिया और तुरंत सीधा खड़ा हो गया। रूमी चुपचाप उसे देखने लगी। थोड़ी देर में नर्स उसके लिए नॉर्मल दलिया लेकर आ चुके थी, साथ में उसकी मेडिसिन भी थी। रूमी ने बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया। उसके वैसे भी खाने पीने में कोई ड्रामे थे नहीं, इसलिए वो हॉस्पिटल के खाने को भी मना नहीं करने वाली थी। अद्रित ने कुछ पल उसे देखा और वो वहां से बाहर निकल गया। रूमी धीरे से बोली, पता नहीं चौहान विला पहुंचकर क्या होगा मेरे साथ। इधर अद्रित जैसे ही बाहर आया उसकी नजर रोनित की तरफ चली गई, जो कि एक तरफ खड़ा था। रोनित सुबह से यहीं पर था, पर उसने एक बार भी रूमी से मिलने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि अद्रित ने उसे मना कर दिया था, पर रोनित का खुद का गिल्ट कितना बड़ा हो चुका था कि वो रूमी से नजरें नहीं मिल सकता था। अद्रित रोनित को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। तभी रोनित उसके सामने आकर बोला, कैसी है वो? अद्रित बिना किसी भाव के बोला, जब चल रहे तो जाकर देख लो कैसी है। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। रोनित खुद से बोला, इतने गुस्से में क्यों था ये? कहीं उसने रूमी को कुछ बोल तो नहीं दिया? बोलते हुए रोनित आगे बढ़ा और उसने जाकर अंदर देख रूमी चुपचाप अपना दलिया खा रही थी। वही नज उसे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी। रूमी बिल्कुल नॉर्मल थी, इसका मतलब कि अद्रित ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की थी। रोनित गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड कि अद्रित ने कुछ किया नहीं है।
पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं होगा? बोलकर रोनित 2 कदम पीछे हट गया। वो वही दीवार से टिकर खड़ा हो गया। रोनित ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में रूमी का चेहरा घूम गया। वो खून से लटपट लोकल मार्केट के बीच में पड़ी हुई रूमी। रोनित एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, रिलैक्स रोनित बनर्जी। तभी आरुष उसके पास आकर बोला, क्या हुआ भाई, आप ठीक हो? रोनित उसे देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ आरुष, पता करो कि अद्रित क्या करना चाहते हैं। वो शांत नहीं रहेगा, उसे किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन जब बात उसके किसी अपने पर आएगी तो फिर वो खून करने पर उतर आएगा। वो पता नहीं क्या, और यहाँ पर तो किसी ने उसके हाथ से उसका बच्चा छीन लिया, जिसके आने की खबर भी उसे नहीं लगी थी। आरुष कुछ पूछते हुए बोला, भाई आई थिंक भाई डायरेक्ट अटैक करेंगे। रोनित उसे देखते हुए बोला, मतलब? आरुष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिसने रूमी के ऊपर अटैक किया है उसकी जिंदगी तो खत्म है, और ऐसे खत्म है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। रोनित गहरी सांस लेकर बोला, पर वो इंसान है कौन? यही तो बात है। रोनित की बात का आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उसके पास में नहीं था। उसे नहीं पता था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि चोपड़ा खानदान से तो कोई नहीं था। आरुष खुद उन पर नजर रख रहा था, बल्कि सबकी नजर उन पड़ती, पर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की नहीं थी। तो ये दूसरा इंसान कौन था जिसने रूमी की जिंदगी से अपनी दुश्मनी निकाली थी? अगला दिन चौहान विला। अधृत रूमी को वापस ला चुका था। वो उसे वापस लाने के बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने रूमी को आराम से बेड पर बैठाया और उसे देखते हुए बोला, तुम तब तक यहाँ पर रहोगी जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, और ये मेरा ऑर्डर है माशूका, अगर तुमने इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा गला दबाऊंगा मैं, समझ में आई मेरी बात? रूमी हैरानी से बोली, हद है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतना भी तो कुछ नहीं हुआ है, बस एक चाकू लगा था, वो भी ठीक हो जाएगा। अधृत सार्कास्टिकली बोला, सच में माशूका, बस चाकू था। रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या बोलते हो तुम? जब तुम्हारे इश्क में मैंने 1000 दर्द सही है तो फिर चाकू की खरोच रहना तो क्या ही है। अधृत गहरी सांस लेकर बोला, बकवास नहीं सुनना मुझे तुम्हारी। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गया। तभी रूमी उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? ये सुनते अधृत ने मोड़कर रूमी को देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रूमी धीरे से बोली, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है अधृत, सब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूं ना, अगर तुम मुझे लेकर परेशान हो तो फिर मुझे बता दो। अधृत बिना कुछ बोले रूमी के पास बेड पर बैठ गया। उसने रूमी के छोटे से गोल से चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हूं मैं तुम्हारी वजह से परेशान, क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया है। अगर मैं अपने बदले में उलझा रहूं तो तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती माशूका। अगर मेरा तुम पर से हल्का सा ध्यान हटेगा तो तुम खुद को खतरे में डालोगी, वो भी ऐसे कि मैं इतना। बोलते हुए वो रुक गया। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, वादा करती हूँ कि अगली बार तुम्हारी मर्जी के बिना हिलूंगी की भी नहीं। समझ में आ गया मुझे, जब भी मैं कुछ करती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली तुम सही कहते हो कि मैं बाहर नहीं जाती। पता चला मैं जब भी बाहर निकलूंगी तभी मेरे ऊपर कोई ना कोई अटैक होते रहेंगे। पर किया किसने? और जिसने किया वो जिंदा है कि अभी तक? अधृत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। बोलकर उसने रूमी के सर से अपना कर जोड़ लिया। रूमी धीमी सी आवाज में बोली, तुम्हें सोने की जरूरत है? अधृत कुछ पल रुक कर बोला, कितनी छोटी हो तुम मुझसे? रूमी धीरे से बोली, 10 साल, और अब मुझे पता है कि सामने से क्या आएगा। मुझे पता तुम यही बोलोगे कि छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सच में नींद की जरूरत है। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है। अधृत बिना किसी भाव से बोला, जब तक तुम्हारे खून के हर कतरे का हिसाब नहीं हो जाता तब तक अधृत चौहान ना चैन की नींद लगाना उसे इंसान को लेने देगा जिसकी वजह से तुम्हारी हालत हुई। अधृत की बात का रूमी कोई जवाब नहीं दे पाई। वो जानती थी कि अधृत शांत नहीं रहने वाला था, लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि रूमी खुद चाहती थी कि सबसे पहले अधृत अपनी नींद पूरी करे। वो अपनी वजह से भी उसे परेशान होता नहीं देख सकती थी। रूमी धीरे से बोली, प्लीज मैं जानती हूँ कि तुम शांत नहीं हो, कि तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, पर नींद लेनी जरूरी है। अधृत, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत। अधृत बीच में बोला, मैंने कहा माशूका कि तुम मेरी तबीयत की फिक्र करो। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें लगता है तुम बोलोगे तभी मैं तुम्हारी फिक्र करूंगी? मुझे तो वैसे भी तुम्हारी फिक्र रहती है। और बोलकर वो एकदम से रुकी और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसके ऐसा करते ही अधृत के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे।
रूमी धीरे से बोली, हल्का सा दर्द हुआ आई थिंक, स्टिचेस पर जोर पड़ गया तेज बोलने की वजह से। अधृत बिना किसी भाव के बोला, तो किसने बोला तुम्हें तेज चिल्लाने के लिए माशूका? मैं तो नहीं बोला कि मुंह खोलकर चिल्लाती रहो, चुपचाप से सो जाओ। बोलकर वो खड़ा हो गया। रूमी उसे देखते हुए बोली, तुम नहीं सुनोगे मेरी बात? अधृत बिना किसी भाव के बोला, बिल्कुल भी नहीं, बोलते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। रूमी ने कुछ पल उसे देखा और वो धीरे से बेड पर लेट गई। अब वो दूसरी तरफ देख रही थी, शायद अपनी नाराजगी दिख रही थी, पर अधृत के पास इतना वक्त नहीं था कि वो रूमी के नाराजगी को समझे। उसने कुछ पल उसे देखा और तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही रूमी खुद से बोली, ये कभी मेरी बात नहीं सुनता। मुझे ऐसे चौहान साहब क्यों मिले जिन्हें मेरी बात का मतलब समझ में नहीं आता। इन्हें अपना बदला नजर आता है, मेरे लिए नजर आता है, पर ये नहीं नजर आता कि इसके लिए बदला ले रहे हैं। वहीं उनकी इतनी फिक्र कर रही है, माशूका का बदला लेना है, लेकिन माशूका की फिक्र नहीं देखनी। बोलकर उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस वक्त एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा सामने देख रहा था। उस पूरे टेरेस पर वो अकेला था, वहां पर कोई भी नहीं था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रोहित ने मुड़कर अपने सामने खड़े एक आदमी को देखा जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। वो कुछ पल रुक कर बोला, किसी को पता नहीं है कि अधृत चौहान के बदले में एक नया किरदार शामिल हो चुके हैं। वैसे आपके कहने पर कर दिया, मैंने खुद छुपते छुपते गया था, रूमी खान पर अटैक किया, उसे चाकू से मारा। हाँ जिंदा है वो, क्योंकि मारने का प्लान तो था ही नहीं। वो आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था, उसने बिना कुछ बोले एक सूटकेस रोहित के तरफ बढ़ा दिया। रोहित वो सूटकेस लेकर बोला, थैंक यू, मेरा काम हो गया, इंडिया से बाहर चला जाऊंगा मैं, अब आप अपना देख लीजिए। बोलकर वो तुरंत उसे आदमी के साइड से होकर आगे बढ़ गया। तभी वो आदमी तेज आवाज में बोला, सुनो। ये सुनते ही रोहित के कदम रुक गए। उसने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा, पर वो कुछ बोला नहीं। वो आदमी बिना रोहित की तरफ मुड़े बोला, ऐसे गायब होना कि कभी सामने ना आओ, क्योंकि अगर अधृत चौहान के सामने आए तो फिर वो तुम्हें इस दुनिया का नहीं रहने देगा। रोहित कुछ पल रुक कर बोला, आज रात की टिकट है मेरी, इंडिया से बाहर जा रहा हूं मैं। खान साहब से लेकर के अधृत चौहान तक किसी को भनक नहीं लगेगी कि हुआ क्या और किसने किया। बोलकर वो वहां से निकल गया। वही वो मास्क वाला आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा था। कौन था वो नहीं पता, बस उसकी काली आंखें सामने देख रही थी। जितना चेहरा नजर आ रहा था वो उसके उम्र का हिसाब दे रहा था। बेंगलुरु, इंडिया, रात का वक्त, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोहित इस वक्त आराम से बैठा हुआ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। उसका ध्यान आसपास नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन में लगा हुआ था। उसका लगेज बैक साइड में रखा हुआ था। रोहित का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं था कि उसके आसपास का माहौल कैसा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जिस भी एयरपोर्ट में हो तुरंत वहां से निकले। ये मैसेज देखते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। रोहित खुद से बोला, पर मैं क्यों निकलूं? बोलते हुए उसने अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ देखा। आधे घंटे से वो यहाँ पर बैठा था और आधे घंटे में ऐसा लग रहा था कि पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका था। उसे अपने आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, बल्कि जितने स्टाफ मेंबर्स वहां पर होते थे वो सब के सब गायब थे, सब कुछ खाली पड़ा था। रोहित एकदम से खड़ा हुआ और खुद से बोला, व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकते हैं, सब लोग यहां से गए कहाँ? अपनी बात बोलकर रोहित ने जल्दी से अपना बैग पकड़ा और वो तुरंत बैग लेकर एग्जिट की तरफ निकल गया। एग्जिट से रोहित करीब 20 कदम की दूरी पर ही था कि तभी एग्जिट का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया। रोहित चुपचाप एग्जिट के गेट की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रहे थे और उसकी फीलिंग ये कह रही थी कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एग्जिट के दरवाजे पर रखा कि वो दरवाजा फिर से खुल गया। रोहित ने बिना पीछे मुड़े ही अपना बैग लिया और वो तुरंत बाहर की तरफ निकल गया। एक पुलिस वाला था, वो उसे पता चल चुका था कि आखिर उसके पीछे था कौन, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। बाहर भी सब कुछ खाली पड़ा था। रोहित ने एक बार टाइम चेक किया, रात के 12 बजे बजने वाले थे। वो खुद से बोला, एयरपोर्ट है, इतनी शांति कभी नहीं होती, कैसे निकालूं अब मैं यहां से? तभी पीछे से किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। ये सुनते ही रोहित ने अपने बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो आवाज उसके पास आती चली जा रही थी और कुछ ही पल में वो आवाज पूरी तरीके से बंद हो गई।
रोहित ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नजर सीधे अद्रित की सी ग्रीन नजरों से जा मिला, जो कि इस वक्त उसके सामने खड़ा था और बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। रोहित धीरे से बोला, चौहान साहब। अद्रित इविल स्माइल करते हुए बोला, कमाल करते हो, पुलिस वाले होकर चोरी करने पर उतर आए हो। साला, अगर पुलिस चोरी करेगी तो चोर कहाँ जाएगा और जनता कहाँ जाएगी? गलत बात, बहुत गलत बात। बोलते हुए उसने अपने कदम रोहित की तरफ बढ़ा दिए थे। अद्रित को अपनी तरफ बढ़ता देख अनजाने में ही रोहित अपने कदम पीछे लेने लगा था। अब तक उसने अपना बैग छोड़ दिया था, वो बस अपने कदम पीछे ले रहा था। अचानक रोहित भगाने के लिए एकदम से मुड़ गया। वो थोड़ी दूरी बढ़ा था कि तभी वहां पर एक तेज आवाज आए और रोहित सीधे नीचे गिर गया। एक चाकू रोहित की टांग में घुसा पड़ा था और उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था। अद्रित तेज आवाज में बोला, एक तो गलती, ऊपर से भागने की कोशिश। वैसे तो आई लव एंटरटेनमेंट, एक्चुअली आई एम ऑब्सेस्ड विद एंटरटेनमेंट, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि साला तू गलतियां करे और मैं लोगों की गलतियां सुधारूं, स्पेशली तेरी गलती सुधारूं, और वो गलती तो तुझे करनी नहीं थी। बोलते हुए वो अब तक रोहित के पास आ चुका था। रोहित अपने दर्द को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दर्द बहुत ज्यादा था। चाकू उसके मसल्स में धंस चुके थे, जो उसके लिगामेंट डैमेज करने का काम कर रही थी। अद्रित रोहित के सामने पंजों के बल बैठ और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? रोहित धीरे से बोला, क्यों मारा मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, और एयरपोर्ट खाली तुम्हारी वजह से हुआ नहीं है सब? अद्रित धीरे से बोल, जितनी तेरी औकात नहीं है उतने तो तेरे सवाल है। कोई बात नहीं, फुर्सत से जवाब दूंगा। पहले तुझे वहां लेकर चलूं जहां तू अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजरने वाला है। रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही अद्रित ने उसकी गर्दन पर एक जोर का वार किया। अगले पल रोहित बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। करीब 1 घंटे बाद रोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखें खोल ली थी। वो सामने देखा था, लेकिन सब कुछ उल्टा था। अचानक रोहित को रियलाइज हुआ कि वो इस वक्त उल्टा लटका हुआ था। उसके दोनों पैर ऊपर सीलिंग से बंधे पड़े थे। रोहित चिल्लाकर बोला, छोड़ो मुझे अद्रित चौहान, जहां पर भी हो तुम, छोड़ो मुझे अभी के अभी। उसके इतना कहते ही वहां पर सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। रोहित ने एकदम से अपने सामने चेयर पर बैठे हुए अद्रित को देखा, जो अपने दोनों पर फैलाया आराम से बैठा हुआ था और इस वक्त अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा था। उसे देखते ही रोहित की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि इस वक्त अद्रित जिस तरीके से बैठा हुआ था, जो ऑरा उसने क्रिएट किया था, वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। अद्रित चुटकी बजाकर बोला, क्या हुआ, डर लगने लगा तुझे? तब डर नहीं लगा जब तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, रुपए? रोहित धीरे से बोला, कौन सी गलती? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही अद्रित जोर जोर से हंसने लगा। रोहित चुपचाप उसे हंसते हुए देख रहा था। अद्रित अचानक से रुका और खड़ा होकर बोला, कुछ नहीं किया तूने। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। बोलते हुए अद्रित ने अपनी वही जलती हुई सिगरेट सीधे रोहित के गाल पर धंस दी। रोहित जोर से चिल्लाया। वो अपना सर पीछे करने वाला था कि अद्रित ने उसके गर्दन कसकर पकड़ ली। वो लगातार अपनी सिगरेट उसके गाल पर मसल रहा था। रोहित वैसे ही चिल्लाते हुए बोला, सॉरी, मैंने मारा रूमी खान को, उसे चाकू मारने वाला मैं था, ये मैंने गलती। ये सुनते ही अद्रित ने वो सिगरेट एकदम से छोड़ दी। सिगरेट के हटते ही रोहित ने एक राहत की सांस ली, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा चेहरा जल रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले अद्रित ने उसके इस जले हुए गाल पर एक मुक्का मार। रोहित एक बार फिर से जोर से चिल्लाया और अब उसके गाल पर, जहां पर वो जले का निशान था, वहां पर हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। अद्रित रोहित के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरकर बोला, तेरी वजह से मैंने उसे खो दिया, तेरी वजह से अद्रित चौहान ने अपना अंश खाया। उसकी बात सुन रोहित सवालिया नजर से उसे देखने लगा। उसे रूमी की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि मिस्कराज से पहले तक तो किसी को कुछ नहीं पता था। अद्रित एकदम से चिल्लाकर बोला, तेरी वजह से अद्रित चौहान ने अपना बच्चा खोया? ये सुनते ही रोहित की आंखें एकदम से फैल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसने रूमी को मारा होगा तब रूमी प्रेग्नेंट थी। हाँ, वो रूमी को मारने वाला था, जान से नहीं, लेकिन कहीं भी उसके दिमाग में किसी बच्चे को मारने का ख्याल नहीं था। उसने गलती से एक बच्चे की जिंदगी छीन ली थी। रोहित एकदम से होश में आकर बोला, मैंने जानबूझकर ने किया, मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी। अगर पता होता तो। अद्रित बीच में बोला, अगर पता होता तो रुक जाता। रोहित जल्दी से बोला, हाँ रुक जाता, और इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि अद्रित ने एकदम से उसके नाक पर एक मौका दे मारा। रोहित जोर से चिल्लाया और अब उसकी नाक से खून बह रहा था।
वो उल्टा था, जिस वजह से उसकी नाक से खून बहते हुए पीछे की तरफ जा रहा था और वो उसके फोरहेड से होकर नीचे टपकने लगा था। रोहित की हालत खराब होती जा रही थी, पर अद्रित उसे कोई रहम नहीं आने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। अद्रित एकदम से खड़ा होकर बोला, तो कुछ नहीं करता, लेकिन तूने कर दिया, और जब करने के बाद कोई बोले कि वो कुछ नहीं करता तो वो उसके सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, और बेवकूफ़ी अद्रित चौहान को बिल्कुल नहीं पसंद। रोहित धीरे से बोला, प्लीज। अद्रित चिल्लाकर बोला, एक और शब्द अगर तेरे मुंह से निकला तो तेरा गला यही काट दूंगा और तुझे इतने टुकड़ों में बेचूंगा ना कि रोहित अगले जन्म में भी तू अपने टुकड़े जोड़ नहीं पाएगा। मत मजबूर करना मुझे। उसके धमकी सुन रोहित ने अपनी बोलती बंद कर दी। अब वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो लाचारी से अधृत को देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि अब उसे कोई नहीं बचाने वाला था। अधृत की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो उसे तड़प तड़प कर मारने वाला था। अधृत वापस चेयर पर बैठकर बोला, तुझे क्या लगता है एक ही रात में तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं? इतनी आसानी से नहीं, मजा नहीं आएगा। तुझे जला दिया तो तू मर जाएगा, तुझे कुछ भी करूंगा तुम मर जाएगा। मुझे मजा नहीं आएगा। मेरी माशूका के खून का हिसाब भी तो देना है ना तुझे? उसके दर्द का हिसाब देना है, जो दर्द वो झेल गई। रोहित चुपचाप अधृत को देख रहा था। वो इस वक्त बहुत डरा हुआ था। शायद अधृत के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। वही अधृत बिना किसी भाव के रोहित को देख रहा था। वो गौर से उसके चेहरे के भाव को नोटिस कर रहा था। तभी उस शांति को तोड़ते हुए अधृत के फोन बजाने की आवाज आई। अधृत ने बिना रोहित की तरफ से अपनी नजर हटाए कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रूमी बोली, कहाँ हो तुम? अधृत बिना किसी भाव के बोला, तुमसे मतलब? रूमी धीरे से बोली, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अधृत कुछ पल रुक कर बोला, तो मत करो माशूका, मैंने नहीं बोला तुम्हें मेरा इंतजार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। रूमी जल्दी से बोली, नाराज हो तो फिर घर जाकर नाराजगी दिखाओ ना, प्लीज आ जाओ, बैठे बैठे थक गई मैं। ये सुनते ही अधृत ने एकदम से अपनी आंखें बंद किया और उसने एक गहरी सांस ली। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो रूमी के ऊपर ना चिल्लाए। उसकी हालत नहीं थी कि वो उसका चिल्लाना या उसका गुस्सा झेल सके। अधृत ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। इधर रूमी अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, पर मेरे सामने रहोगे तो चलेगा? तुम बाहर हो चाहे जो भी, पर फिक्र तो होगी ना मुझे तुम्हारी। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर सामने बालकनी की तरफ देखने लगी। वो बैठे बैठे अधृत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ज्यादा चलना फिरना खड़ा होना उसके बस की बात नहीं थी फिलहाल। अधृत का इंतजार करते हुए रूमी को ऑलरेडी 1 घंटा होने का आया था, लेकिन अभी तक अधृत का नामोनिशान नहीं था। वो खुद से बोली, क्या बात है चौहान साहब, आपको अपनी मासूका पर ऐसी हालत में भी दया नहीं आती? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक दरवाजा खुलने की एक तेज आवाज आई। रूमी ने एकदम से अपनी आंखें खोल और उसने अधृत को देखा, जो बिना उसकी तरफ लेकर सीधे वॉशरूम चला गया। रूमी खुद से बोली, इसे हुआ क्या है? ये ऐसे गुस्से में क्यों है? रुपए? बोलते हुए वो अधृत के बाहर आने का इंतजार करने लगी। करीब 20 मिनट बाद अधृत बाहर आया और वो रूमी के पास बैठकर बोला, अब बोलो कौन से नाराजगी देखना चाहती हो तुम माशूका? रूमी उसे देखते हुए बोली, वो तो तुम मुझे बताओगे ना, तुम्हारा कुछ आता पता नहीं है, बिना बताए निकल गए हो। एक तो मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती, वॉशरूम जाने तक में मेरी हालत खराब हो जाती है, मुझे मेरे आसपास कोई इंसान तो चाहिए ना। पूरे दिन मैंने क्या किया तुमने पूछा एक बार भी? अधृत बिना किसी भाव के बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रूमी धीरे से बोली, ठीक है समझ गई मैं। बोलकर उसने अपनी और फिर वो धीरे से लेटने की कोशिश करने लगी। रूमी बिना अधृत की कोई मदद लिए चुपचाप लेट गई और उसने करवट बदल ली। वो इस वक्त अधृत की तरफ अपनी पीठ किया लेटी हुई थी। अधृत ने एक गहरी सांस ली और वो वही लेट गया। थोड़ी देर बाद रूमी को अपने पेट से थोड़ा सा ऊपर अधृत का हाथ महसूस हुआ। वो कुछ पल रुक कर बोली, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अधृत उसके कान में बोला, अगर माशूका नाराज हो जाएगी तो अधृत चौहान अपने नाराजगी किसे दिखाएगा? रूमी गहरी सांस लेकर बोली, अगर अधृत चौहान नाराज है तो नाराजगी दिखाए ना, बिना नाराज की दिखाए। अगर पूरे दिन बाहर रहेगा तो फिर माशूका कहाँ जाएगी? अधृत कुछ पल रुक कर बोला, अधृत चौहान की आगोश में ये सुनते ही रूमी ने तिरछी नजरों से अधृत को देखा और वो उससे बोली, कहाँ गए थे तुम? अधृत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर बता दूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे माशूका। रूमी पूरी तरीके से उसकी तरफ मुड़कर बोली, पर मुझे जानना है। और वो बोली रही थी कि तभी अधृत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला,
चुप, बिल्कुल चुप, आंखें बंद। रूमी ने कुछ पल उसे देखा और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रित ने उसके माथे पर अपने होंठ टीका लिए। इसके आगे रूमी बस कोई सवाल नहीं कर पाए। वो बस चुपचाप अद्रित की बाहों में लेटी रही। बेंगलुरु, इंडिया। अगला दिन रूमी इस वक्त वॉशरूम में थी और वो आराम से चेयर पर बैठी हुई थी। वहां पर एक चेयर लगाई गई थी क्योंकि रूमी ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। वो खुद से बोली, क्या दिन आ गए हैं। आई स्वेयर, अगर मेरे सामने वो इंसान आ जाए ना जिसने मुझे मारा था, मैं उसे मारकर बताती कि पता चले कितनी प्रॉब्लम होती है चोट लगने के बाद। बोलते हुए उसने अपने पेट की तरफ देखा। इस वक्त उसके पेट पर से बैंडेज जाता हुआ था और उसके फ्रेश चोट सामने थी। स्टिचेस साफ नजर आ रहे थे और ये देखकर रूमी को बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद से बोली, मैं चौहान साहब से नाराज हूँ, मतलब वो मुझसे नाराज है, मैं तो कहाँ नाराज होने वाली हूँ। मेरे नाराज होने वाले दिन है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। पर अब मैं करूँ क्या। खुद से खड़े होने में तो इतना दर्द होता है। जैसे जैसे यहाँ आकर बैठ गई, अब नहीं हो रहा मुझे। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। 1 मिनट के अंदर ही वॉशरूम का दरवाजा खुला और अद्रित अंदर आया। रूमी की नजर अद्रित की तरफ चली गई। इस वक्त वो शर्टलेस था। रूमी धीरे से बोली, मुझे लगा तुम चले गए। अद्रित उसे देखकर बोला, माशूका, तुम्हें हमेशा गलत लगते हैं, कभी सही लग जाए तो बता देना। बोलकर वो उसके सामने पंजों के बल बैठ और उसने एकदम से रूमी के पेट की तरफ देखा। रूमी उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर बोली, ऐसे मत देखो, मुझे अजीब लग रहा है। अद्रित उसका हाथ हटाकर बोला, पहली बार देख रहा हूं तुम्हें। रूमी धीरे से बोली, नहीं, पर ऐसी चोट तो पहली बार देख रहे हो ना। तुम्हें क्या लगेगा, एक तो ठीक होने के बाद भी निशान रह जाएगा, कितना अजीब होता। और वो बोल ही रही थी कि तभी अद्रित ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। रूमी उसे अपने लवेंडर ब्लू आंखों से देखने लगी। अद्रित गहरी सांस लेकर बोला, माशूका, तुम्हें कितनी चोट लगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, चोट के निशान हो या फिर कांटा जल, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। रहोगी तो तुम माशूका ही, फिर चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वो खड़ा हो गया और उसने रूमी के होठों पर से अपनी उंगली हटा दी। रूमी एकदम से मुस्कुराकर बोली, हाय तुम्हारे इश्क करने का अंदाज जो कभी तुमने इजहार नहीं किया था। तुम आशिक कुछ नहीं थी और आज इस बार के बाद माशूका के ऊपर जितने भी दाग लग जाए रहेगी तो वो तुम्हारी माशूका ही, यहाँ तो मैं फिसल गई। अद्रित सार्कास्टिकली बोला, फिसल कर गिरना मत माशूका, मैं उठाने वाला नहीं हूं। रूमी धीरे से बोली, ओके, गिरने वाली नहीं, इसलिए मेरा दिल फिसल गया। उसकी बात सुन अनजाने में ही अद्रित बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अद्रित वापस रूमी के सामने पंजों के बल बैठ और वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को वॉश करने लगा और वो नॉर्मल वॉश नहीं कर रहा था, वो बस उसे स्पंज बाथ दे रहा था। थोड़ी देर बाद अद्रित ने रूमी को कपड़े पहनाए और वो उसे गोद में लेकर बाहर आ गया। रूमी ने अपने कपड़े नहीं पहने थे, उसने अद्रित की एक शर्ट पहनी थी जिसके साथ उसकी खुद की लोवर थी। अद्रित उसे बेड पर बिठाकर बोला, खाना खाने के बाद तुम्हें मेडिसिन लेनी है माशूका, और उसके बाद। रूमी बीच में ही बोली, उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करनी है, मैं बाहर नहीं जा सकती तो तुम भी तो मेरे साथ नहीं बैठे, मैं पूरे दिन क्या करूंगी, ऐसे नहीं होगा, तुम अभी के अभी मेरे साथ बैठकर बातें करो। अद्रित ने कुछ पल उसे देखा और वो उसके सामने बेड पर बैठ गया। रूमी उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी पर अद्रित अपने दोनों हाथ बंधे चुपचाप उसे देख रहा था। करीब 5 मिनट बाद रूमी धीरे से बोली, बात करने के लिए बोला है मैंने, देखने के लिए नहीं। अद्रित बिना किसी भाव के बोला, तो बात करो, मैंने रोका। रूमी हैरानी से बोली, ये क्या बात है। बात करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ही कुछ बोलूंगी, तुम भी तो बोलो। अद्रित कुछ पल रुक कर बोला, जहां तक मुझे याद है माशूका, मैं नाराज हूं तुमसे। रूमी जल्दी से बोली, ऐसे तो मैं भी तुमसे नाराज हूं। कल तुम देर से आए थे तो ठीक है, हम दोनों नाराज रहते एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। अद्रित खड़ा होकर बोला, फाइन, तुम्हारी मर्जी। बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी रूमी उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसे कैसे मुझे मेरी मर्जी करने दोगे तुम, वैसे तो तुम हमेशा हक जताते रहते हो और आज जब मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बोलो, बातें करो तो तुम जा रहे हो। उसकी बात सुन अद्रित के कदम रुक गए थे। उसने एक बार मुड़कर रूमी की तरफ देखा जो लाचारी से उसे देख रही थी। वो सच में इसी कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी और बाहर वो जा नहीं सकती थी और कोई और अद्रित के कमरे में आने वाला था नहीं। अद्रित वापस उसके पास बैठकर बोला, अगर मैं तुम्हारे पास बैठा रहूंगा माशूका तो फिर मेरे हाथ इधर उधर चलेंगे जो तुम झेल नहीं पाओगी। रूमी धीमी सी आवाज में बोली,
3 साल से झेल तो रही हूं और उसे झेलने नहीं कहते, उसे महसूस करना कहते हैं। अधृत इविल स्माइल करते हुए बोला, महसूस करने की हालत है तुम्हारी? रूमी कुछ पल रुक कर बोली, तो महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं है हमारे बीच? बोलकर उसने चुपचाप अधृत के कंधे पर सिर रख लिया। अधृत ने एक गहरी सांस ली और वो रूमी के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसके ऐसा करते ही दिया के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ आरुष जैसे ही अपनी फैक्ट्री में पहुंचा, उसकी नजर खुशी की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त एक मशीन के पास खड़ी थी और एक लड़की उसे सारा प्रोसीजर बता रही थी कि आखिर उसे मशीन से काम क्या होता था। आरुष तेज आवाज में बोला, खुशी मेरे केबिन में। बोलकर वो सीधे अपने केबिन की तरफ चला गया। खुशी खुद से बोली, ये मुझे अपने केबिन में क्यों बुला रहा है? बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वो उसकी केबिन की तरफ चली गई। खुशी जैसे ही आरुष के केबिन में पहुंची, आरुष उसे देखकर बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई के हाथ में थोड़ा ब्लॉकेज है। खुशी हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर चौहान, आपको कैसे पता चला कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है? आरुष सार्कास्टिकली बोला, मेरी एम्प्लॉय हो तुम, और उससे भी बड़ी बात, एक वक्त पर तुम्हारी फैमिली मेरी होस्टेस थी, पहले किसी और की थी, फिर बाद में मेरी थी, तो मुझे सब पता है। खुशी कुछ पल रुक कर बोली, तो क्या कहना चाहते आप मिस्टर चौहान, कुछ करना है तुम्हें? आरुष खड़ा होकर बोला, करना तो बहुत कुछ है, तुम बोलो तो तुम्हारे साथ करूं या फिर? खुशी बीच में बोली, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ क्या करोगे? इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। लिसन, अगर तुम्हारे इरादे खराब हुई ना तो मैं अभी के अभी यहां से जा रही हूं। आरुष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कहां जाओगी? जहां जाओगी आरुष चौहान तुम्हारे साथ वही रहेगा, बोलो कहां जाना है? खुशी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मुझे पहले समझ जाना चाहिए ताकि आपके जैसे बड़े लोगों की इरादे ठीक नहीं होते। लड़की देखने की शुरू। आरुष बीच में बोला, एक्सक्यूज मी, तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? खुशी चिल्लाकर बोली, बिल्कुल नहीं। बोलते हुए वो अब तक केबिन की दरवाजे से टिक चुकी थी। आरुष अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तो चुपचाप जो अमाउंट दे रहा हूं, अमाउंट लो और जाकर के अपने भाई को यमे एडमिट करवाओ, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। खुशी हैरानी से बोली, और आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? आरुष ने कुछ पल खुशी को ऊपर से नीचे तक देखा और वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, बदले में मुझे पूरी की पूरी लड़की मिलेगी, इसलिए। उसके बाद सुन खुशी आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखने लगी। आफ्टर ऑल आरुष अधृत चौहान का भाई था, मुंह पर बोलेगा जो भी बोलना है, पीठ पीछे करने की आदत थी नहीं, तो फिर उसने मुंह पर बोल दिया कि उसे क्या मिलेगा। आरुष चुटकी बजाकर बोला, व्हाट हैपेंड? तुमने पूछा, मैंने बता दिया, अब अगर अनएक्सपेक्टेड है तो वो तुम जानो। ओके, अब मैं चेक दे रहा हूं, सीधे लेकर जाओ और हॉस्पिटल में दे देना। बोलकर उसने एक चेक साइन करके खुशी के हाथ में चेक रख दिया। खुशी धीरे से बोली, मिस्टर चौहान आप मुझे कर्ज में डाल रहे हैं, मैं कैसे? आरुष बीच में बोला, कुछ नहीं करना है तुम्हें, जब मुझे कुछ चाहिए होगा मैं ले लूंगा। खुशी ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही आरुष आराम से अपनी चेयर पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, कितनी अच्छी लगती है ना ये जब परेशान होती है। मतलब मुझे परेशान करने में मजा नहीं आता, पर बहुत प्यारी लगती है। रूमी से बात करूंगा इसके बारे में, पर वो तो तब होगी ना जब वो भाई के कमरे से निकलेगी। कब निकलेगी यार? बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। रात का वक्त। अधृत जैसे कमरे में पहुंचा, उसकी नजर रूमी की तरफ चली गई। रूमी आराम से बेड पर सो रही थी। अधृत उसके पास बैठा, उसने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर खून लगा हुआ था और वापस रूमी की तरफ देखा। वो खून किसी और का नहीं बल्कि रोहित का था। अधृत इतनी आसानी से रोहित को मरने नहीं देगा। वो उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके छीनेगा और एक झटके से उसकी बची हुई जिंदगी भी छीन लेगा। आसान मौत तो क्या ही मौत, असली मौत तो वो है ना जो दर्द देखकर तड़प कर आंखों के सामने बर्बाद कर दी जाए। अधृत बेहद धीमी सी आवाज में बोला, ऐसी मौत दूंगा उसे कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। अपने बच्चों की कसम खाई है मैंने, उसकी जिंदगी खत्म करने वाले की जिंदगी ऐसे खत्म करूंगा कि मौत भी याद रखेगी कि क्या ही मौत आई थी। बोलते हुए वो रूमी को देख रहा था। रूमी इस वक्त गहरी नींद में थी और इस बात का अधृत को अच्छे से पता था, क्योंकि वो मेडिसिन्स की असर की वजह से सो रही थी, वरना वो अधृत का इंतजार किया बिना सोने वालों में से नहीं थी। अगला दिन कविश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। इस वक्त वो अपने घर पर था और वामिक के कमरे में था। वो बेड पर बैठा हुआ उसके सारे सामान को देख रहा था।
कविश धीमी सी आवाज में बोला, बहुत दर्द होता है जब अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद मारती हुई देखे। कोई नहीं समझ सकता मेरे दर्द को जो मैंने महसूस किया है। तभी सामने से आवाज आए, मैंने भी महसूस किया है। कविश चौपड़ा। ये सुनते कविश ने अपने सामने खान साहब को देखा जो कि दरवाजे पर खड़े थे और बिना किसी भाव के उसे देख रहे थे। खान साहब अंदर आते हुए बोले, अंडस्को हैदर हमारा बेटा बेशक से नकारा था, पर जैसा भी था पर खून था हमारा। उसके मरने की उम्मीद हमने कभी नहीं की थी, लेकिन उस अधृत चौहान ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अपनी बेटे की लाश हमने अपनी आंखों से देखी थी, बहुत दर्द देती है ये चीज। बोलते हुए वो खुद कविश के बगल में बैठ गए। कविश धीरे से बोला, तो क्या ही करना खान साहब, हमने दर्द एक जैसा झेला है तो बदला भी एक जैसा होगा। खान साहब गहरी सांस लेकर बोले, होगा जरूर होगा, पर उससे पहले हमें एक बार रूमी से मिलना है। कविश खड़ा होकर बोला, और क्यों मिलना है आपको? आपका मन बदल जाएगा, खान साहब है तो वो भी आपका ही खून है। खान साहब उसे देखकर बोले, बिल्कुल नहीं बदलेगा, हमारा खून थी, वो शहजादी की तरह रखा था हमने उसे, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम की थी। अपनी बेटी पर हमें गर्व था, लेकिन उसने हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया तो अब कुछ नहीं है। नवाब अरशद खान इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। फिक्र ना करो, उससे मिलना है ताकि उसे कुछ बता सके बस। कविश खान साहब को देखते हुए मन में बोला, पर मैं आपको नहीं मिलने दूंगा नवाब साहब, तुम मेरे हुक्म का इक्का बनने वाले हो और अपने हुक्म के इक्के को मैं कमजोर नहीं पड़ने दे सकता। सोचते हुए वो खान साहब को देख रहा था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, नवाब अरशद खान रूमी खान से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इधर रूमी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं होना था, पर उसे एक बार खुद को देखना था, इसलिए वो यहाँ पर थी। रूमी खुद को देखते हुए बोली, चौहान साहब अभी 10 मिनट पहले ही निकले हैं, अभी अगर कॉल करो तो उठाएंगे क्या? बोलते हुए वो बेड के पास चली आई। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। रूमी ने धीरे से जाकर दरवाजा खोले। एक नौकर खड़ा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। वो नौकर रूमी को देखकर बोला, शहजादी वो ये फाइल हॉस्पिटल से आई है, बोला था कि चौहान साहब को देने पर चौहान साहब है नहीं और हमें ऐसे फाइल्स रखने की परमिशन नहीं है। रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मुझे दे दो। नौकर ने बिना कुछ बोले वो फाइल रूमी के हाथ में रख दी और वो तुरंत वहां से चला गया। इधर अधृत जो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसका फोन बजा, उसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और फिर बोला, व्हाट हैपेंड? दूसरी तरफ से डॉक्टर बोली, मिस्टर चौहान, मैंने रूमी की फाइल, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके घर भिजवाई है। ये सुनते ही अधृत ने एकदम से ब्रेक लगाया और उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। बेंगलुरु, इंडिया, चौहान विला। अधृत ने पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी और वो सीधे गाड़ी से उतरकर अंदर चला आया। अंदर आते ही वो चिल्लाकर बोला, माशूका कहाँ पर है? उसके इतना कहते ही एक नौकर उसके पास आकर बोला, चौहान साहब, वो शहजादी तो शायद बा वाले कमरे में गई थी। अधृत उसे देखकर बोला, और उसे वहां पर जाने की परमिशन किसने दी? नौकर सर झुकाकर बोला, माफी चौहान साहब, लेकिन वो जा रही थी और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। वो रुकने को तैयार नहीं थी, शायद रो रही थी। ये सुनते ही अधृत ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो एकदम से बोला, फाइल किसने दी? फाइल देने वाला वही था। उसके एक्सप्रेशन देख अधृत को सब समझ में आ चुका था। वो उस नौकर का कॉलर पकड़कर धीरे से बोला, नजरों से दूर चले जाना, वरना जिंदा जमीन में दफना दूंगा। बोलकर उसने झटके से उस नौकर का कॉलर छोड़ और फिर सीधे बा की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही अधृत के कदम कुछ पल के लिए रुके। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो सीधे अंदर चला आया। अंदर सारी लाइट ऑन थी। अधृत की नज़ारे चारों तरफ घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र एक कोने में जाकर रुक गई। रूमी वहीं जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने फाइल खुली पड़ी थी, कागज बिखरे पड़े थे और वही कांच की बोतल टूटी पड़ी थी। अधृत तेज आवाज में बोला, माशूका। ये सुनते ही रूमी ने एकदम से अपनी नजरें उठाए। उसकी नजरें सीधे अधृत की नजरों से जा मिली। अधृत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हालत बनाकर रखी है तुमने अपनी? बोलते हुए वो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। रूमी धीमी सी आवाज में बोली, क्या किस्मत बना दी तुमने मेरी। उसकी बात का अधृत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। रूमी तुरंत उसका कॉलर पकड़कर बोली, क्या जिंदगी बना दी तुमने मेरी? क्या जिंदगी छीन ली तुमने मुझसे? तुम्हारे बदले में तुम्हें पता भी है हमने क्या खोया? अधृत गहरी सांस लेकर बोला, स्टॉप इट माशूका, खड़ी हो। रूमी ने कुछ पल उसे देखा और उसका कॉलर छोड़कर बोली, फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें?
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें अधृत चौहान की, हमने क्या खोया? तुम इतने नॉर्मल हो। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा दी। तुमने मुझसे छुपा दिया कि हमने हमारा बच्चा खोया। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। अधृत ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसकी नजरें उस फाइल की तरफ चली गई। वो गहरी सांस लेकर बोला, ये फाइल तुम्हारे सामने नहीं आनी चाहिए थी। रूमी एकदम से चिल्लाकर बोली, और क्यों सामने नहीं आनी चाहिए थी? तुम ये चाहते थे कि मुझे कभी ना पता चले कि मैंने क्या खोया? तुम ये चाहते थे कि मैं कभी तुम्हें ब्लेम न करूं कि तुम्हारी वजह से कुछ खो दिया मैंने? खुद को ब्लेम न करूं मैं, पर गलती तो हो गई मिस्टर अधृत चौहान, गलती हो गई और इतनी बड़ी गलती हो गई कि। इतना बोलते ही वो रुक गई। इससे आगे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसका गला भरा पड़ा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन फिर भी रो नहीं पा रही थी। रूमी धीरे से खड़ी हुई। उसने एकदम से अपने पेट पर हाथ रख लिया। अधृत के नजरें उसे फॉलो कर रही थी। जैसे ही रूमी ने अपने पेट पर हाथ रखा, वो एकदम से खड़ा हो गया। अधृत रूमी को पकड़कर बोला, माशूका बिल्कुल शांत, मेरी बात सुनो। रूमी चिल्लाकर बोली, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, तुम मेरी बात सुनो। अपनी बात बोलकर रूमी ने एकदम से अधृत को धक्का दिया। अधृत वैसे उसके धक्के से बेअसर रहता था, लेकिन उसने खुद रूमी को छोड़ दिया था ताकि वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव न करे। रूमी उसे घूरते हुए बोली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाया, सोच लिया कि मुझे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था। मेरी बॉडी थी, मैंने खोया और तुमने ये सोच लिया कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि आखिर मैंने क्या खोया। अधृत गहरी सांस लेकर बोला, तो क्या चाहती हो तुम माशूका? मुंह खोलो अपना। रूमी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर अधृत चौहान, मैंने अपना बच्चा खोया तुम्हारे बदले की वजह से। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वही अधृत बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। रूमी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मेरी मोहब्बत, मेरी निशानी, मैंने खो दिया तुम्हारे बदले की वजह से। किसी का शिकार नहीं बनती मैं। अगर तुम्हारा बदला नहीं होता तो किसी को मेरे खून की सनक नहीं चढ़ती। अगर तुम्हारा बदला नहीं होता। रूमी एकदम से रुकी। उसकी नजर सीधे काउंटर पर रखी हुई बोतल की तरफ गई। वो सारी की सारी शराब की बोतल थी जो कि भारी पड़ी थी। रूमी ने गुस्से में वो सारी बोतल उठाकर नीचे फेंक दी। अधृत अभी भी बिना किसी भाव के खड़ा उससे देख रहा था। तभी रूमी चिल्लाकर बोली, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? बोलो ना अधृत चौहान, तुम्हें जरा भी इस चीज का ख्याल नहीं आया? जरा भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि तुमने क्या खो दिया? तुम्हें इल्म नहीं हुआ कि तुमने अपनी खुद की औलाद खो दी? क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर उसे खोने का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तुम वैसे ही हो जैसे रहते हो, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? तुम्हें पढ़ना चाहिए ना। बोलते हुए उसने अपने कदम अधृत की तरफ वापस बढ़ा दिए। रूमी 3-4 कदम ही आगे आई थी कि तभी अधृत ने उसे पढ़कर दूसरी तरफ से खींचकर अपने पास खींचा। रूमी ने एकदम से नीचे देखा। उसका पैर कांच के टुकड़े पर आने वाला था, पर अधृत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। रूमी एकदम से मुस्कुराकर बोली, मुझे बचा लिया पर उसे नहीं बचाया। तभी अधृत ने कसकर रूमी के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और जोर से खींचा। रूमी को ऐसा लगा कि उसके बाल उसके स्कैल्प से उखड़ जाएंगे, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपनी हल्की लाल आंखों से अधृत को देख रही थी। तभी अधृत उसकी आंखों में देखते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, उसे बचा लेता। और कैसे बचा लेता मैं माशुका? मुझे पता था कि वो तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हें या मुझे पता था कि तुम प्रेग्नेंट थी? उसके इन सवालों का रूमी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अधृत को देख रही थी। अधृत उसके बालों को और जोर से खींचकर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें इल्जाम वाला खेल खेलने का? तो इल्जाम तो तुम पर आना चाहिए शहजादी रूमी खान। गई तो तुम थी ना। लापरवाही तुमने की थी। मैंने तो संभाल कर रखा था तुम्हें, राइट? ये सुनते ही रूमी की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। अधृत ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और झटके से उसे छोड़ा। रूमी खुद को संभाल नहीं पाई और वो नीचे गिर गई। उसने एकदम से अपनी आंखें बंद की क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी स्टिचेस खुल चुकी थी। पर अधृत अब इतने गुस्से में था कि वो ये सारी चीज देखने को तैयार नहीं था। अधृत चिल्लाकर बोला, 50 बार मना किया मैंने तुम्हें कि अकेले कहीं नहीं जाओगी तुम, बिन बताए इधर उधर नहीं भटकोई। दुश्मन है मेरे, सब कुछ जानती हो तुम, उसके बावजूद तुम मेरे साथ थी। मेरी बदले में मेरी पार्टनर बन रही थी तुम। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इल्जाम के खेल में तुम्हारा पहला इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा। बोलते हुए वो वही पंजों के पर बैठा।
रूमी अभी भी उसी पोजीशन में गिरी पड़ी थी। वो अद्रित की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो बस अपने सामने जमीन को घूर रही थी। अद्रित ने उसके जबड़े को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या बोला था? कॉलेज जाओ, एडमिशन कराओ और घर वापस आओ। क्या सोच कर गई थी तुम लोकल मार्केट में? मैंने कभी परमिशन दी कि माशूका जाओ, जहां घूमना है घूमो? कुछ सोचकर ही करता था ना मैं। तो गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हुआ जो हुआ। आए मेरी बात समझ में? रूमी धीरे से बोली, मेरी वजह से? अद्रित झटके से उसका चेहरा छोड़कर बोला, जब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर शुरुआत क्यों करती हो माशूका? जब इल्जाम खुद पर आए तो बर्दाश्त नहीं होते तो मुझ पर इल्जाम लगाने का हक तुम्हें दिया किसने? अद्रित ने कुछ पल रूमी को चेहरे को देखा और फिर वो खड़ा हो गया। रूमी अभी भी उसी पोजीशन में थी। उसके दिमाग में अद्रित की बातें किसी रील की तरह घूम रही थी। अद्रित रूमी को देखते हुए बोला, तुम्हारी फिक्र थी माशूका, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम यही करोगी, टूटती बिखरती जाओगी। लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम घूम फिर करके मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगी। ये सुनते ही रूमी ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो धीरे से बोली, इल्जाम लगाया मैंने? मतलब तुम्हारा बदला कुछ नहीं है? बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और धीरे से खड़ी हुई। अद्रित इस वक्त गुस्से में इतना अंधा था कि उसे रूमी का बहता खून भी नजर नहीं आ रहा था। रूमी उसके पास आकर बोली, बस इल्जाम लगाया मैंने। क्या वो इल्जाम बेबुनियाद थे मिस्टर अद्रित चौहान? क्या उन इल्जामों का कोई वजूद नहीं है जो मैंने तुम पर लगाए? मेरे ऊपर जो हमला हुआ, क्या उसमें तुम्हारे बदले शामिल नहीं थे? और मेरा बाहर निकलना ही गलत क्यों है? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बाहर निकलेगा तो मैं ही गलत क्यों? हर बार तुम्हारी बात मानती, और अगर एक बार मैंने मानी तो फिर तुम्हारे बदले के चलते मैंने अपना बच्चा खो दिया। कहाँ का इंसाफ है ये? अद्रित ने एकदम से रूमी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखकर बोला, जब मुझे इश्क कर रही थी तुम, जब अपने इश्क में दुनिया भर के काम कर रही थी, तब क्या कहा था मैंने तुमसे? ये सुनते ही रूमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रित बेहद धीमी सी आवाज में बोला, कहा था मैंने तुमसे कि बदला है मेरा। कहा था कि किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए भी नहीं। बदले के आगे मैं तुम्हें भी नहीं रख सकता माशूका। कहा था तुमसे कि नहीं बदलूंगा किसी के लिए भी खुद को, ना तुम्हारे लिए ना किसी और के लिए। रूमी धीरे से बोली, तभी तो नहीं बदले तुम, और तुमने हमारा बच्चा छीन लिया। अद्रित चिल्लाकर बोला, शट अप। खबरदार अगर तुमने दोबारा मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया तो। बोलते हुए उसने झटके से रूमी को छोड़ा। रूमी सीधे पीछे दीवार से टकरा गई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अद्रित को देख रही थी। इधर अद्रित का गुस्सा उसके काबू से बाहर होता चला जा रहा था। रूमी लाचारी से बोली, मुझे नहीं हो रहा है बर्दाश्त, तो मैं क्या करूं? इल्जाम लगा रही हूं क्योंकि लगाने का दिल कर रहा है, तो क्या करूं? अद्रित चिल्लाकर बोला, चली जाओ यहां से। ये सुनते ही रूमी एकदम से सुन्न पड़ चुकी थी। रूमी धीरे से बोली, क्या? अद्रित चिल्लाकर बोला, चली जाओ यहां से। शक्ल मत दिखाओ मुझे अपनी, चली जाओ। आजाद हो जाओगी मेरे बदले की कहानी से, आजाद हो जाओगी अपने दर्द से, और मैं आजाद हो जाऊंगा तुम्हारे इल्जामों से। उसकी बात सुन रूमी की आंखें, जो अभी तक आंसुओं से भरी थी, लगातार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अद्रित ने अपने पॉकेट से लाइटर निकाली और उसने लाइटर जलाकर वहीं फेंक दी। कुछ पल में वहां पर जितनी भी बोतल टूटी पड़ी थी, जहां सारी शराब गिरी पड़ी थी, वो सब जगह आग लग गई थी। रूमी की नजर उस आग की लपटों पर चली गई। अद्रित उसे घूरते हुए बोला, जो तुमने संभाला था उसे तुमने आज आग लगा दिया माशूका। एक इल्जाम सब खत्म करके रखते हैं, और तुमने वही किया। बहुत शौक है ना इल्जाम लगाने का, तो चली जाओ, कर लो खुद को आजाद और हो जाओ खुश। बोलकर वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही रूमी वही दीवार से सरकते हुए नीचे गिर गई। वो अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी। वो बस चुपचाप अपने सामने आग की लपटों को देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर में वो आग खत्म हो चुकी थी, लेकिन रूमी बस एक टक शून्य में सामने देख रही थी। ना होश में रहकर जो शब्द मुंह से निकल जाए, वो शब्द इतने कड़वे कि सामने वाले के दिल को छिल जाए। जाने ये शब्द इस कहानी को किस मोड़ पर लेकर जाएंगे, जाने ये शब्द इस कहानी के नए पन्ने का कैसा आगाज लेकर आएंगे। तारांकन, बेंगलुरु इंडिया। वो वक्त बीत चुका था। एक रात हो चुकी थी और रात के बाद सुबह भी आ चुकी थी। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उस शांति में शायद कोई तूफान था। अद्रित इस वक्त अपने कमरे में बेड के बल के आंखें बंद करके सोया हुआ था। उसकी नींद खुली, और वो भी किसी के दरवाजा खटखटाना की वजह से।
अधृत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे खुद पता नहीं चला कि कल रात वो कब शराब पीते पीते सो चुका था। उसके कमरे में 3-4 बोतल ऐसे ही इधर उधर पड़ी हुई थी। अधृत ने जैसे दरवाजा खोल आरुष उसे देखकर बोला, भाई रूमी कहाँ पर है? अधृत कुछ पल रुक कर बोला, वॉट डू यू मीन? आरुष धीरे से बोला, वो कहीं नहीं है भाई, वो कहीं भी नहीं है, ना तो उसका सामान है ना वो खुद है। अधृत ने कुछ पल उसे देखा और वो तुरंत उसे धक्का देकर बाहर निकल गया। अधृत वहां से सीधे रूमी के कमरे में गया। उसने रूमी का पूरा कमरा देखा, उसका कई तरीके का सामान गायब था, उसके कपड़े और उसका लगेज बैग वहां था ही नहीं। अधृत कुछ पल वहीं पर खड़ा रहा, तभी उसकी नजर सीधी नाइट स्टैंड पर चली गई। वहां पर एक कागज रखा हुआ था। अधृत ने सीधे जाकर के वो कागज लिया और वही बेड पर बैठ गया। उस कागज में एक नोट था। अधृत ने सीधे पढ़ना शुरू कर दिया। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, पर आज ये दिन आ रहा है और इसकी वजह तुम हो मिस्टर अधृत चौहान। बहुत इश्क है मुझे तुमसे, हमेशा रहेगा। तुमसे नफरत कभी नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरी नफरत के लायक नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत ही डिजर्व करते हो और मैं मोहब्बत में सिर्फ तुम्हारे नाम हूँ। पर तुमने मुझे जाने के लिए बोल दिया। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार खुद को छूने की आज़ादी दी थी, तब मैंने पहली शर्त रखी थी, जिस दिन तुमने मुझे जाने के लिए कहा उस दिन चली जाऊंगी। अधृत, कल मुझे शायद तुम्हारी बहुत जरूरत थी, लेकिन तुमने मुझे जाने के लिए बोल दिया। मैं चाह कर भी वो शब्द अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। मेरे दिमाग में घूम रहे सब कुछ, इसलिए जा रही हूँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके। बदला लो तुम और आई विश्व की बदला पूरा लो। अधृत वहीं पर बैठा हुआ था, उसके हाथ से वो कागज छूटकर नीचे गिर गया। वो कागज उड़ते हुए सीधे दरवाजे तक पहुंचा। वहां पर आरुष खड़ा था। आरुष ने जल्दी से वो कागज उठाया और वो पूरा पढ़ने के बाद उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो चिल्लाकर बोला, मान गए मिस्टर अधृत चौहान, उसे जाने के लिए बोल दिया तुमने क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माशूका को जाने की इजाजत दे दी? अधृत गहरी सांस लेकर बोला, इल्जाम लगा रही थी वो मुझ पर, इल्जाम लगा रही थी वो मुझ पर इस बात का कि मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। इल्जाम लगा रही थी वो मुझ पर इस बात का कि मेरा बदला हमारे बच्चे की कुर्बानी लेकर चला गया। आरुष हैरानी से उसे देख रहा था। वो जानता था कि अधृत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, पर उस बच्चे का बाप था वो, जताना जरूरी नहीं है, पर वो उसकी सिचुएशन समझता था। और रूमी ने ये बातें बोली, कहीं ना कहीं उसे समझ में आ रहा था कि रूमी जिस तीन हालत में थी, वो कुछ भी बोल रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, हमें रूमी को ढूंढना पड़ेगा। वो अधृत बीच में बोला, कोई भी हरकत नहीं। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। आरुष धीरे से बोला, कोई भी हरकत नहीं भाई, आप अपनी माशूका को ऐसे जाने नहीं दे सकते। बोलते हुए वो बस उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहां से अधृत अभी गया था। इधर अधृत चौहान विला से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठा और उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते वो बोला, रूमी खान की फोन की लोकेशन चाहिए मुझे। तभी दूसरी तरफ से आवाज आए, फोन डेड है। अधृत बिना किसी भाव के बोला, उसकी पायल तो डेड नहीं होगी ना? अभी के अभी ट्रैक करके मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और बिना एक पाल गवाए अधृत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही पल में उसकी गाड़ी चौहान विला से बाहर निकल चुकी थी। इधर रूमी इस वक्त बस में बैठी हुई थी। वो ट्रेन की टिकट नहीं ले सकती थी कि कहीं शायद अधृत को पता चल जाए, पर वो बस की टिकट लेकर सीधे बेंगलुरु से बाहर जा रही थी। उसे नहीं रहना था यहाँ पर। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी और वो थी अधृत के वो शब्द जो थे, चली जाओ यहाँ से। वो चाह कर भी इसे नहीं भूल पा रही थी। रूमी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, जाने कैसे मोहब्बत के इम्तिहान होते हैं। पता है कि वो इम्तिहान है, पर आंसू ऐसे आते हैं कि वो आखिरी पल है, एक ऐसा आखिरी पल जो कभी लौटकर नहीं आएगा। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रूमी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली थी। क्या पता कि कोई उसे फिर से अटैक कर दे। करीब 10 मिनट बाद वो बस शुरू हो चुकी थी। रूमी ने एक गहरी सांस ली, उसका हाथ अनजाने में अपने पेट की तरफ चला गया। सुबह के करीब 4 बजे वो वहां से निकल चुके थी और वो सीधे हॉस्पिटल गई थी। उसने अपने स्टिचेस सही करवाए थे और तब जाकर कि वो यहाँ पर आई थी। रूमी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। वक्त बीत रहा था। आधे घंटे हो चुके थे और अचानक बस एकदम से रुकी। रूमी आंखें खोलकर बोली, क्या हुआ, बस क्यों रुक गई? उसके बगल में बैठी हुई औरत बोली, पता नहीं, सामने शायद कोई गाड़ी आई है।
रूमी धीरे से बोली, गाड़ी। बोलते हुए उसके दिमाग में एक बार अद्रित का ख्याल आ गया। रूमी गहरी सांस लेकर बोली, कैसी गाड़ी है, कुछ पता है क्या? वो औरत उसे देखकर बोली, मुझे कैसे पता होगा, आप मुझे नहीं पता, मेरे पति वही आगे खड़े हैं, मैं उनसे बोलती हूँ, वो बताएंगे। उसकी बात का रूमी कोई जवाब नहीं दे पाए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देख, सामने पुलिस वालों की गाड़ी थी। रूमी खुद से बोली, पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? गॉड प्लीज चौहान साहब यहाँ पर नहीं आए, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। बड़े तैश में कहा था ना कि चली जाओ, जा रही हूँ, अब अगर उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। इधर थोड़ी देर बाद उन पुलिस वालों की गाड़ी जा चुकी थी। एक बार फिर से बस शुरू हो गई और शुरू होते ही रूमी ने एक राहत की सांस ली। उसने वापस आंखें बंद कर ली। रूमी वैसे ही आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसे अपने बगल में कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने आंखें खोलने की कोई हरकत नहीं की। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज पड़ी, कमल की कोशिश है माशूका। ये सुनते ही रूमी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने अपने बगल में बैठे हुए अद्रित को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे घूर रहा था। रूमी धीरे से बोली, चौहान साहब। इधर अद्रित ने बिना कुछ बोले रूमी के चेहरे का वो पर्दा हटा दिया। अब रूमी का चेहरा अद्रित की आंखों के सामने था। रूमी कुछ बोलने को हुई कि तभी उसके दिमाग में फिर से वही बात घूम गई, चली जाओ यहां से। वो एकदम से बोली, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कहा था ना चली जाओ यहाँ से, जा रही हूँ मैं और वापस लौट कर आने के लिए नहीं जा रही हूँ, तुम भी जाओ यहाँ से। अद्रित उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें लगता है माशूका मैं तुम्हें खुद से आजाद होने दूंगा? रूमी उसे देखकर बोली, आजादी नहीं मांग रही हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, तुमसे मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा नाम हूँ, हमेशा के लिए पढ़ तो लिया ना तुमने, तभी तो तुम यहाँ तक आए हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम मुझे निकलने के लिए बोलोगे मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हाथ छोड़ो मेरा। बोलते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अद्रित ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। एक वक्त पर जाकर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि रूमी को दर्द हो रहा था। रूमी ने अपने मुंह से एक उफ तक नहीं निकली, उसने बस कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रित हल्का सा झुककर उसके कान में बोला, मुझे मजबूर मत करो माशूका कि मैं तुम्हें यहां से घसीटते हुए लेकर चलूं। ये सुनते ही रूमी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने गुस्से से अद्रित को देखा, पर उसके गुस्से से अद्रित को कोई फर्क पड़ने वाला था बिल्कुल नहीं। अद्रित अचानक से बोला, अगले 10 मिनट में बस रुकेगी, तुम चुपचाप मेरे साथ उतरेगी, बिल्कुल अच्छी माशूका की तरह, ओके? रूमी धीरे से बोली, मुझे नहीं आना। अद्रित गहरी सांस लेकर बोली, माशूका तुम चाहती हो कि मैं इस बस में जितने भी लोग हैं सबको तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार दूं? ये सुनती रूमी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने एक बार अद्रित को देखा और जल्दी से ना में सर हिला दिया। अद्रित उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, दैट्स बी ए गुड गर्ल, और जो बोल रहा हूं चुपचाप वो करो। उसकी बात का रूमी कोई जवाब नहीं दे पाए। 10 मिनट बाद बस एक बस स्टॉप पर रुकी। अद्रित ने रूमी का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर तुरंत बाहर चलाया। थोड़ी देर बाद बस वहां से जा चुकी थी। रूमी का लगेज एक तरफ रखा हुआ था, वही रूमी चुपचाप सामने देख रही थी। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी उतर कर बोला, लीजिए चौहान साहब चाबी। अद्रित ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से चाबी ले ली और फिर वो आदमी वहां से चला गया। रूमी धीरे से बोली, चौहान विला में वापस नहीं जाऊंगी मैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अद्रित सार्कास्टिकली बोला, तुम्हारे फैसले की कीमत मेरी आंखों के सामने बस उतनी है जितनी कीमत मैं मेरे दुश्मनों के खून को देता हूं, मेरे जूते के नीचे खुश। रूमी उसे देखकर बोली, हर बार ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, सुन लिया, और वहां पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुमने बोला था ना कि चली जाओ यहां से, तो फिर मैं। वो बोल ही रही थी कि तभी अद्रित ने उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी से लगाया और उसके चेहरे के पास आकर बोला, मैंने बोला था माशूका, लेकिन मैं कैसे बोला तुम्हें ये समझ में नहीं आया? तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा किस हद तक जा सकता है। तुमने मुझे भड़काया, मेरे मुंह से निकला, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। रूमी उसकी आंखों में देखकर बोली, सच में तुम्हें गुस्सा आ गया? तो तुमने बोल दिया, ठीक है, फिर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम ये बोल दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा दिल है। अद्रित चौहान कोई पत्थर नहीं है जिसके ऊपर कोई बात लगती नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, हाँ मैंने बकवास की तो क्या करूं, जो मन में आ रहा था बोले जा रही थी। पर तुमने क्या किया, तुमने उल्टा मुझे गुस्सा दिखाया, तुम मुझे छोड़कर चले गई और अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, हिसाब बराबर होगा। अद्रित उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला,
तो अब रूमी खान हिसाब की बात करेगी। सी रूमी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेशक करेगी। अगर अद्रित चौहान उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए बोल देगा तो रूमी खान भी हिसाब की बात करेगी और तुम्हें देना पड़ेगा। अद्रित गहरी सांस लेकर बोला, हिसाब। बोलकर उसने सर झुकाया और अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। अद्रित एकदम ने सिर उठाकर रूमी की तरफ देखा। इस वक्त अद्रित की आंखों में कुछ ऐसा था जो रूमी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसे ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अद्रित ने कसकर रूमी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक तरफ ले जाने लगा। रूमी चिल्लाकर बोली, अद्रित क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा अभी के अभी। बोलते हुए वो लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अद्रित उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। वहीं पास में एक मंदिर था। बस स्टॉप के पीछे अद्रित रूमी को खींचते हुए मंदिर के अंदर ले आया। रूमी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अद्रित करने क्या वाला था। तभी अद्रित उसे देखकर बोला, रूमी खान। शहजादी रूमी खान को हिसाब बराबर करने का सुरूर सवार है ना? तो क्या हो रूमी खान अगर मैं तुम्हें हिसाब बराबर करने लायक ना छोड़ूं? रूमी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अद्रित क्या करना चाहते हो तुम? लिसन, तुम जो भी करना चाहते हो पहले मेरी बात सुनो। ऐसे वो बोल ही रही थी कि तभी अद्रित ने झटके से उसे अपने पास खींच लिया। रूमी ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माशूका को हिसाब बराबर करना है तो फिर अब अद्रित चौहान बताया कि आखिर हिसाब बराबर होता कैसे है। रूमी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्रित ने वही थाल में रखा हुआ सिंदूर उठाकर सीधे रूमी की मांग में भर दिया। रूमी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा चेहरा सिंदूर से लाल पड़ चुका था। अद्रित अपनी हल्की लाल आंखों से उसके चेहरे को देख रहा था। वो धीमी सी आवाज में बोला, अब करती रहो पूरी जिंदगी हिसाब बराबर। बोलकर उसने झटके से रूमी को छोड़ दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।